गुड मॉर्निंग फ्रेंड। साथियों, आज हम बीकॉम 6 सेमेस्टर के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था इस विषय में भारत में निजी क्षेत्र का उद्गम विकास, निजी क्षेत्र में भारत में निजी क्षेत्र की संरचनाएं, भारत में निजी क्षेत्रों की उपलब्धियां एवं भारत में निजी क्षेत्र में जो समस्याएं निर्माण होती है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम भारत में निजी क्षेत्र का उद्गम एवं विकास के संदर्भ में हम बात करेंगे। भारत में निजी क्षेत्र का उद्गम लगभग 1833 में हुआ, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकारित्व व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य करना शुरू हुआ था। जब व्यापारिक कंपनी 1833 में चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रबंध अभिकर्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी और एक ऐसा प्रशस्त मार्ग निर्माण किया गया था। भारत में प्रबंध अभिकर्ता ने व्यापारिक इकाइयों के रूप में कार्य शुरू किया, लेकिन बाद में औद्योगिक संगठन, भारत में औद्योगिक संगठन एवं प्रबंध की इकाइयां किसी एक रूप में विकसित हुई और होती चली गई। भारत के नियोजित आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया था। फिर भी निजी क्षेत्र में इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में वर्तमान अधिकांश निजी उद्योग स्वामित्व ही था, परंतु 1948 और 1956 के बाद औद्योगिक नीति की जो व्यवस्था थी, सार्वजनिक क्षेत्र को बड़े और अधिक पूंजी लगने वाले क्षेत्रों में अधिक भूमिका सौंप दी गई थी। इसके बावजूद निजी क्षेत्र ने अपना विकास जारी रखा और इसके लिए उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन का क्षेत्र चुना। इसमें अपेक्षाकृत कम पूंजी की जरूरत थी और इसमें जोखिम भी कम थी। इनकी परिपाक अवधि अधिक लंबी नहीं होती थी। इसलिए देश की लगभग संपूर्ण कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियां, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सड़क परिवहन, उपभोक्ता वस्तु उद्योग निजी क्षेत्र के स्वामित्व में थी। 1991 के पश्चात सरकार ने पुनर्निजी क्षेत्र को लगभग नए निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक मुख्य भूमिका प्रदान करने का निर्णय लिया। इसलिए इसके उद्देश्य नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या में काफी कमी कर दी गई और निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करके अनेक प्रकार की छूट दी गई और ऐसी उम्मीद की जाती है कि शीघ्र ही निजी क्षेत्र अपना अधिकाधिक विस्तार करने में सफल होगा। इस प्रकार की संरचना सरकार की तरफ से आई। भारत में आर्थिक नियोजन की व्यूहरचना अगर देखेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र को अधिकाधिक बढ़ती हुई भूमिका प्रदान की गई, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था प्रकृति मिश्रित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र की विद्यमानता एवं विकास को भी आवश्यक समझा गया। तो निजी क्षेत्र में सौंपे गए कार्य को संक्षिप्त रूप में अगर व्यक्त करते तो इस प्रकार करेंगे। एक राष्ट्रीय आवश्यकता और प्राथमिकताओं के अनुरूप में देखेंगे तो निजी क्षेत्र के उत्पादन क्रियाओं की सार्वजनिक क्षेत्र के साथ समन्वय करना, यह एक कार्य दिखता है। नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, योजनाओं में आरंभ की गई प्रतिस्थापना क्रियाओं को बल प्रदान करना, तकनीकी के प्रसार में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और उद्योग के विविकीकरण के वास्ते में औद्योगिक शोध और विकास कार्यक्रम तेज करना और उनका विस्तार करना, अर्थव्यवस्था की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते आवश्यक वित्तीय संस्थानों को जुटाना, प्रबंधन की योग्यता एवं दक्षता का प्रदान करना। इस प्रकार से
निजी क्षेत्र में जो कार्य है, इस प्रकार की कार्य निजी क्षेत्र में करना था। प्रबंध की योग्यता और दक्षता प्रदान करना, इस प्रकार से 1971 में निजी क्षेत्र कंपनियों की संख्या हमारे भारत में 30,461 दिखाई देती है। 2006 में 7,30,817 निजी क्षेत्र की कंपनियों की संख्या भारत में दिखाई देती है। यही संख्या 2008 में 8,53,007 तक जाती है। तो 2009-2010 में 1,38,300 की करीब निजी क्षेत्र की कंपनियां बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो 2013-14 में 1 लाख नई कंपनियों के पंजीकरण से देश में पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या लगभग 14 लाख के लगभग हो गई थी। तो कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगर देखेंगे तो भारत में 98,473 नई कंपनियों का निजीकरण यानी पंजीकरण वित्तीय वर्ष 2013-14 में हुआ था। 216 विदेशी कंपनियां शामिल इसमें हुई थी। तो यह बात यानी इसमें पंजीकृत कंपनियों में कुल अधिकृत पूंजी 39,000 करोड़ बताई गई थी। एक मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 में पंजीकृत नई कंपनियां 98,473 कंपनियों में सर्वाधिक 32,254 कंपनियों ने कारोबार में सेवा क्षेत्र में और दूसरे स्थान पर 14,996 कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की दिखाई देती है। रियल एस्टेट में 10,752 कंपनियां निजी क्षेत्र में दिखाई देती है। ट्रेडिंग में देखेंगे 10,646 कंपनियां ट्रेडिंग क्षेत्र में दिखाई देती है। और नई कंपनियों का पंजीकरण 2014-15 के अनुसार 10,335 रजिस्टर्ड कंपनियों का पंजीकरण दिखाई देता है। तो कारपोरेट क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो यह संख्या अधिकाधिक बढ़ती हुई दिखाई दी है। महाराष्ट्र में सक्रिय कंपनियों की संख्या 1,88,768 दिखाई देती है। तो इस प्रकार से निजी क्षेत्र का बढ़ती हुई संख्या निजी क्षेत्र में अधिकाधिक दिखाई देती है। तो इससे जो भारत में निजी क्षेत्र की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, तो ये 3 विभागों में बांटा है। जैसे असंगठित व्यक्तिगत उत्पादक इकाइयाँ, छोटे आकार की इकाइयाँ और बड़े आकार की इकाइयाँ। पहले 2 श्रेणी की इकाइयाँ, इसकी संख्या तीसरी श्रेणी की इकाइयों की संख्या से कहीं अधिक है। लेकिन निजी क्षेत्र में बड़े आकार के उद्योग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में औद्योगिक इकाइयों में जिसमें 35 लाख से अधिक मूल्य की पूंजी का विनियोग किया गया है और इसकी संख्या औद्योगिक इकाइयों की केवल 6.3%, जबकि औद्योगिक क्षेत्र का प्रदान किए गए जाने वाले कुल रोजगार में देखेंगे तो 60.6% दिखाई देता है। और स्थायी पूंजी में यह 93.2, सकल उत्पादन में 73.8 तथा कुल मूल्य जोड़ अगर देखेंगे उसका तो 30.1% था। इस प्रकार निजी क्षेत्र में बड़े आकार के उद्योगों का ही महत्व इसमें दिखाई देता है। तो इससे हम यह जानते हैं कि निजी क्षेत्र की जो उपलब्धियां हैं, जो निजी क्षेत्र में जो कंपनियों की बढ़ोतरी हुई है दिन ब दिन, इससे देश की अर्थव्यवस्था में इसका राष्ट्रीय विनिर्माण में काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण है योगदान है। तो भारत में निजी क्षेत्र की उपलब्धियां का अध्ययन अगर करना है तो इस नीचे हुए दिए गए जो मुद्दे हैं उस पर हम गौर करेंगे। पहला मुद्दा दिखाई देता है बचतों में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग। निजी क्षेत्र का बचतों में क्या योगदान है, इस प्रकार दिखाई देता है। आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के तहत अगर देखेंगे तो 1991 में निजी क्षेत्र का बचतों की योगदान में निरंतर वृद्धि दिखाई देती है और इसका कुल राष्ट्रीय बचतों में निजी निगम क्षेत्र का योगदान 1991 में 2.7% था, जो 2012-13 में देखेंगे तो 13% हो गया है। ये बात अलग है कि
कोविड-19 का दौर है तो हमारे निजी क्षेत्र का अभी योगदान काफ़ी नीचे आया है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन 2012-13 में इसका प्रतिशत 13% बढ़ती हुई दिखा था। तो पूंजी निर्माण में योगदान, निजी क्षेत्र का योगदान पूंजी निर्माण में दिखाई देता है। कंट्रीब्यूशन कैपिटल फॉर्मेशन इस प्रकार से है। निजी क्षेत्र, जो निजी निर्गमित क्षेत्र देखेंगे, प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर अगर देखेंगे, निजी निगमित क्षेत्र, तो इसके विस्तार में संबंधित जो सर्वेक्षण जो किया गया उसके अनुसार निजी क्षेत्र का सकल घरेलू पूंजी निर्माण में अंश जो है वो 1991 में 14.2% था और यही 2013 में बढ़कर 26.1% हुआ, जो 1991 टू 2013 में जो 26.1% तक चला गया। इस प्रकार से पूंजी निर्माण में योगदान निजी क्षेत्र का दिखाई देता है। जो रोजगार सृजन, निजी क्षेत्र में रोजगार की काफ़ी आंकड़ेवारी या रोजगार क्षेत्र में काफ़ी क्रांतिकारक बदल हुआ है। रोजगार के आंकड़े केवल निजी क्षेत्र के उन गैर कृषि व्यवसायों से संबंधित में देखेंगे तो 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं, जो 2011 में लगभग 114 लाख श्रमिक निजी क्षेत्र में कार्यरत थे। तो 111 लाख श्रमिक निजी क्षेत्र में कार्यरत थे। इसका संदर्भ में दिखाई देता है। एक तो भारत में कुल निजी क्षेत्र दिखाए तो 2009 में 103.77 लाख रोजगार दिखाई देता था। वही 2011-12 में उसका निजी क्षेत्र में 5.6% इसका परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब कि महिलाओं का भी काफी योगदान निजी क्षेत्र में दिखाई देता है। 2009, 10, 11 में अगर देखेंगे तो 2009 में 55.80 लाख महिलाएं निजी क्षेत्र में काम करती थी। 2010 में 58.59 लाख इसमें सार्वजनिक निजी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान था, जो 2011 में 59.44 लाख महिलाओं का रोजगार में योगदान दिखाई देता है। इसका मतलब कि निजी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान हर वर्ष में बढ़ता ही बढ़ता गया। तो इसमें जो रोजगार सृजन की अर्थव्यवस्थाओं का विकास निर्माण करने के लिए रोजगार में एक उसको रोजगार ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सिस्टम ये निजी क्षेत्र में बढ़ती हुई दिखाई देती है। छोटी इकाइयों का भारी विस्तार दिखाई देता है। छोटी इकाइयों का भारी विस्तार, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। तो इसके बड़े मामले के संगठित उद्योगों से बाहर ऐसी छोटी छोटी इकाइयां हैं जो बराबर उत्पादन, विकेंद्रीकरण और यहाँ तक कि निर्यातों के मामलों में बहुत योगदान करती है। कुल पंजीकृत कारखानों में छोटे पैमाने के उद्योगों जिसका उद्योग निर्देशालय में पंजीकरण हो चुका है, इसकी संख्या है 90%। इसमें 90% थी और विनिर्माण क्षेत्र में कुल उत्पादन का 40% भाग इन्हीं की देन थी। इन उद्योगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसके साथ बनाई गई वस्तु में विविधता दिखाई देती है। प्रॉफिटेबिलिटी, निजी क्षेत्र में प्रॉफिटेबिलिटी, लाभप्रदता को काफ़ी महत्व दिया गया है, क्योंकि विनियोजित पूंजी के साथ साथ कुल लाभों का अनुपात भी बढ़ता गया। शुद्ध बिक्री के साथ साथ लाभ का अनुपात भी अधिक मात्रा में दिखाई देता है। तो इस क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में उपलब्धियां सराहनीय मानी जाती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में भी योगदान निजी क्षेत्र का दिखाई देता है, क्योंकि शुद्ध घरेलू उत्पादन में अंशदान के आधार पर निजी क्षेत्र की उपलब्धियां, इसका मूल्यांकन बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। और प्रचलित कीमतों में अगर देखेंगे तो
1999-2000 में शुद्ध घरेलू उत्पाद में निजी क्षेत्र का योगदान करीबन 29,830 करोड़ का था, जिसमें एनएनपी का 10% भाग था और 2009-10 में निजी क्षेत्र का यह अंशदान लगभग एनएनपी का 80% लगभग हो गया है। आर्थिक विकास में भी निजी क्षेत्र का काफ़ी योगदान रहा है। देश की अर्थव्यवस्था का विकास या आर्थिक विकास करना है तो शुम्पीटर कहते हैं इसके बारे में कि औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य रूप में निजी उद्यमों का अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। आर्थिक विकास अगर करना है तो भारत जैसे देश में सरकार 1948 to 56 में अधिक औद्योगिक नीति निर्माण होने के कारण उसमें काफ़ी गतिविधियों का विस्तार भी हुआ है, जिसमें कई निजी क्षेत्र में कई छूटें और रियायतें और प्रोत्साहन दिया गया है। 1991 के उदारीकरण के बाद की जो नीति है, निजी क्षेत्र को औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का एक अवसर दिया गया है, क्योंकि निजी उद्यमी अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से नई वस्तुओं का निर्माण करना और नई वस्तुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपलब्ध वस्तुओं के गुणों के आधार पर और किस्म के आधार पर सुधार करके उत्पादन की नई श्रेष्ठताओं की तकनीकी को प्रोत्साहन देते हुए कई प्रकार के उपकरणों संयंत्रों में और श्रम और प्रबंध संसाधनों में कई प्रकार का बदलाव करके यह विकास संभव हो गया है। इस प्रकार से निजी क्षेत्र की उपलब्धियां हमारे देश में बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। उस प्रकार निजी क्षेत्र के दोष एवं समस्याएं एवं मर्यादाएं, इस पर भी गौर करेंगे हम। डिफेक्ट, प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडिया। जो निजी क्षेत्र की निष्पादनता के बावजूद इसके कई अंतर्निहित दोष दिखाई देते हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र आलोचना का विषय बन चुका हुआ है। निजी क्षेत्र की दोष इस प्रकार से है, जैसे कि पहला दोष दिखाई देता है सकारात्मक भूमिकाओं का अभाव। भारत में निजी क्षेत्र में सकारात्मक भूमिकाओं का अभाव। तो निजी क्षेत्र के संदर्भ में अगर देखेंगे तो यह कहा जाता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया, देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में प्रवर्तकों की जिम्मेदारियां निभाने के लिए असफल रही है। निजी क्षेत्र के उद्यमी केवल अपने लाभ को अधिकाधिक करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। इसका रिजल्ट ऐसा है कि निजी क्षेत्र में मूलभूत पूंजीगत उद्योगों की जो मूलभूत पूंजीगत विनियोग करने में हिचकिचाहट उसमें निर्माण करते हैं और पूंजी एक लंबी अवधि के लिए फंस जाती है। जोखिम भी अधिक होती है। तो स्पष्ट रूप में यह दिखाया जाए कि निजी क्षेत्र की आर्थिक विकास में सकारात्मक भूमिका नहीं दिखाई देती है या सकारात्मक भूमिका कम दिखाई देती है। यह एक अभाव दिखाई देता है। एकाधिकार और आर्थिक संकेंद्रीकरण, तो एकाधिकार और आर्थिक संकेंद्रण, इसको मोनोपोली एंड इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो निजी क्षेत्र का विकास का यह एक दुष्परिणाम दिखाई देता है कि एकाधिकार एवं आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है और आर्थिक साधनों का बड़ी मात्रा में अपव्यय दिखाई देता है। वेस्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहते हैं उसको। प्रतियोगिता निजी क्षेत्र में अगर देखिए तो प्रमुख विशेषता है और प्रतियोगिता ही अपव्यय का मुख्य कारण दिखाई देती है। निजी क्षेत्र में प्रत्येक उत्पादक अपने प्रतिद्वंदी को बाजार से बाहर करने के लिए विज्ञापन एवं प्रचार पर काफी अपव्यय करता है। इसी प्रकार उत्पत्ति के साधनों का भी अपव्यय दिन ब दिन दिखाई देता है। आर्थिक अस्थिरता, यह भी एक अभाव दिखाई दे। आर्थिक अस्थिरता यह एक समस्या दिखाई देती है। आर्थिक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कहते हैं उसको। आर्थिक अस्थिरता का प्रमुख कारण मांग और पूर्ति का पूर्ण समायोजन है। जो निजी क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार
उत्पादन आवश्यकताओं के अनुसार उसमें लगभग देखेंगे तो जो उत्पादन नहीं किया जाता, लाभ की दृष्टि से यह बड़ी मात्रा में प्रेरित किया जाता है और इसका परिणाम ऐसा है कि निजी क्षेत्र में समय समय पर अधिक उत्पादन एवं न्यून उत्पादन की समस्याएं बनी रहती है, वो नियमित दिखाई देती है। अधिक लाभ की भावना, यह एक समस्या दिखाई देती है, फीलिंग ऑफ मोर प्रॉफिट। तो निजी क्षेत्र का मुख्य जो अधिक लाभ की भावना से कार्य करते हुए दिखाई देता है, इसका प्रभाव बड़ी मात्रा में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देश की असंतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। निजी उद्योगपति एवं केवल ऐसे स्थान पर अपने कारखाने लगवाता है जहां लाभ की मात्रा अधिक से अधिक हो और लागत कम से कम हो। यह अनुत्पादक या पिछड़े क्षेत्रों में विकास नहीं होता। निजी क्षेत्र का मुख्यतः अनुत्पादक और पिछड़े क्षेत्र में विकास नहीं होता है। तो इस प्रकार निजी क्षेत्र में विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन को बड़ी मात्रा में प्रोत्साहन मिलता है और आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की अवहेलना की जाती है। यह समस्या अधिक उभर रही है। निजी क्षेत्र अनुचित व्यापार नीतियों का अनुसरण करके देश में वस्तु की कृत्रिम कमी द्वारा कीमतों में बढ़ती हुई वस्तु की कीमतों में जो बढ़त या ऊंचा लाभ, अधिकाधिक लाभ कमाने का एक वर्ग निजी क्षेत्र में दिखाई देता है। इस प्रकार काले धन की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई दिखाई देती है। तो इसके कारण एक समानांतर अर्थव्यवस्था अपने देश में, भारत देश में निर्माण हो रही है। सामाजिक कल्याण की उपेक्षा, जो सोशल वेलफेयर निग्लेक्टेड कहते हैं उसको, सोशल वेलफेयर निग्लेक्टेड रखा हुआ है। निजी क्षेत्र में उत्पादन केवल व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से किया जाता है। यह एक व्यापक दृष्टि से इसमें यह व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि यहाँ निजी क्षेत्र में दिखाई देती है। उत्पादक सामाजिक कल्याण को ध्यान में नहीं रखा गया है। उत्पादक और वस्तुओं का भी उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करता है उसको अधिक से अधिक लाभ हो, चाहे समाज को हानि हो। और यानी यह एक समाज को हानि क्यों न हो, ऐसी मात्रा में ऐसा उद्देश्य रखकर भी निजी क्षेत्र बढ़ते हुए दिखाई देता है। इससे सामाजिक कल्याण की उपेक्षा हो जाती है। जैसे मादक पदार्थों का उत्पादन, यह एक उदाहरण इसमें फिट बैठता है। लाभ मार्जिन में कमी, निजी क्षेत्र की जो समस्या है, लाभ मार्जिन में कमी, डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन। तो निजी निगम क्षेत्र की बिक्री से आय का काफ़ी बड़ा हिस्सा तेजी से बढ़ती हुई उत्पादन लागतों को पूरा करने के लिए व्यय हो रहा है और इसके मतलब इससे लाभ मार्जिन की वृद्धि में कमी आ गई है। औद्योगिक विवाद, उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। तो औद्योगिक विवाद निजी क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की अपेक्षा वेतन, बोनस, महंगाई भत्ता, प्रमोशन, छटनी और आदि विषयों को लेकर श्रमिकों एवं सेवा योजनाओं में अधिक विवाद, औद्योगिक उपक्रमों में अधिक मात्रा में कर्मचारी और मालक के बीच में औद्योगिक विवाद बढ़ता ही दिखता है। इसका परिणाम ऐसा होता है कि इस श्रमिकों को आर्थिक हानि होती है, बड़ी मात्रा में आर्थिक हानि होती है और दूसरी तरफ उत्पादन की गतिविधियां पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक अस्वस्थता, इंडस्ट्रियल सिकनेस कहते हैं। तो निजी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल सिकनेस काफ़ी मात्रा में दिखाई देती है। आधुनिक समय में निजी क्षेत्र की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ अगर देखेंगे तो औद्योगिक अस्वस्थता का सामना बड़ी मात्रा में करती हुई दिखाई देती है। भारत में मार्च 2003 तक कुल अस्वस्थ कमजोर औद्योगिक इकाइयों की संख्या देखेंगे तो 3 लाख से भी अधिक दिखाई देती थी और इसमें विदेशी प्रतियोगिताओं का भय
विदेशी प्रतियोगिता का भय, तो फियर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन कहते हैं। तो विश्वव्यापीकरण के कारण या वैश्वीकरण के कारण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था का एक साथ जोड़ा जाता है। और वैश्वीकरण की एक प्रक्रिया भारत की सरकार ने यह केवल बहुत सी वस्तुओं के आयातों पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिया है, उसको फ्री इकोनॉमी की है, बल्कि विदेशी विनियोजकों और बहुराष्ट्रीय निगमों को भारत में विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। परंतु विदेशी प्रतिस्पर्धा से हमारे उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि यह समाप्त यानी देशी स्पर्धा समाप्त होती जा रही है और विदेशी कंपनियों या उसे हड़प कर रही है। इस प्रकार की समस्याएं निजीकरण के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। व्यापार घाटे में योगदान, ये लास्ट पॉइंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रेड डेफिसिट। भारत में निजी क्षेत्र की कंपनियां विदेशी कंपनियों में अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा करती हुई दिखाई देती है। तो मशीनरी, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं तकनीक की सहायता से आयात कर रही है। तो इस कंपनियों की आयात वेग उनकी निर्यात आय की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसका परिणाम व्यापार घाटे में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार की निजी क्षेत्र की समस्या भी दिखाई देती है। थैंक यू।